ऐसा आया कि मेंटली पतना चालू हो गया, कि बंद ही नहीं हो रहा। तो आपको ये कोविड के दौरान जब इतने सारे प्रॉब्लम्स हुई और बट क्या मैं बताऊं, क्योंकि इतना सीरियस पेशेंट मैं देखता था, लेकिन मुझे एक भी बार कोरोना जय हिंद, जय भारत, जय भारत। थैंक यू। जय गुजरात। जय गुजरात। ऐसा आया कि मेंटली पतना चालू हो गया। आप एक चीज बताइए कि मतलब आजकल ना लोग जो है आज हमारे री इन्वेंट पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में हमारे बीच डॉक्टर प्रतीक सावक जी हैं। ये क्या बताऊं इनके बारे में, 1988 में पैदा हुए, 35 साल की उम्र में साउथ गुजरात के पहले आईडी स्पेशलिस्ट हैं, संक्रामक रोग विशेषज्ञ। इन्होंने कितने काम किए इस उम्र में, मैं क्या बोलूं, इसके बारे में बोलता रहूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। 35,000 से ज़्यादा लोगों का इन्होंने कोविड के दौरान इलाज किया। बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, अपने हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं इसके अलावा। और इस दौरान इन्होंने इतने सारे काम किए हैं कि हम इस चर्चा के दौरान इसको हम कवर करेंगे। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ आप बताइए, आपका बेसिक एजुकेशन और पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, आप रहने वाले कहाँ के हैं और कैसे ये सब सोचा आपने? थैंक यू सो मच जेपी जी। पहले आपका धन्यवाद कि आपने ये सेकंड एपिसोड में मुझे इनवाइट किया। तो मेरा बर्थ अमरेली, जो पार्ट ऑफ सौराष्ट्र है, वहाँ पे हुआ। और मेरा बेसिक एजुकेशन है वो वहाँ पे ही हुआ था, अमरेली में, 12th स्टैंडर्ड तक। तो कमानी फॉरवर्ड हाई स्कूल करके है, वहाँ पे मेरा एजुकेशन हुआ। एजुकेशन होने के बाद मैंने MBBS पुणे से किया, और MBBS 5 साल का कोर्स रहता है। वो फिनिश करने के बाद मैंने ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरा अच्छा रैंक आने की वजह से मुझे DNB मेडिसिन में मिला, जो मैंने सूरत के विनस हॉस्पिटल में किया। तो जब भी मैं विनस हॉस्पिटल में अपना DNB मेडिसिन कर रहा था, तभी फर्स्ट टाइम मैं सूरत के कॉन्टेक्ट में आया। तब तक सूरत के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, और यहाँ का जो मैंने लोग देखे, यहाँ का माहौल देखा, तो मेरे को एक सूरत के साथ अटैचमेंट हो गया। पढ़ते पढ़ते मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे और आगे इन्फेक्शियस डिसीज़ में आगे बढ़ना है। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ मैंने किया हिंदुजा हॉस्पिटल, जो बॉम्बे। तो वहाँ पे मेरा 2 साल का हुआ एजुकेशन। फिर कुछ समय के लिए मैं अमेरिका भी गया था ऑब्जर्वरशिप के लिए। वहाँ पे 1 मंथ जितना मैंने और ट्रेनिंग लिया। फिर मैं सूरत आ गया, और यहाँ पे सूरत में ही मैं रहता हूँ। मेरा जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। तो घर में एक छोटा भाई है, दादाजी है जिसका उम्र 86 ईयर है, वो भी फिट एंड हेल्दी है। घर में 4 बच्चे हैं और सब शरारती है, शैतान है। और मेरी वाइफ है, वो डॉक्टर है, वो पैथोलॉजिस्ट है। तो ऐसा भी बहुत अच्छा। आप एक चीज बताइए कि मतलब आजकल ना लोग जो है बहुत सारे फील्ड में अलग अलग सब्जेक्ट में करते हैं। तो आपने ये संक्रमण और स्पेशली आईडी के बारे में क्यों सोचा, और थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। तो जैसे मैंने बोला कि मेरा DNB मेडिसिन सूरत से हुआ। तो जब भी मैं प्रैक्टिस करता था, तभी मैंने एक चीज़ देखी कि दूसरे सारे फील्ड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है सूरत में। जैसे हार्ट का प्रॉब्लम हो तो कार्डियोलॉजिस्ट है, ब्रेन का प्रॉब्लम हो तो न्यूरोलॉजिस्ट है। तो सारे फील्ड के स्पेशलिस्ट थे, लेकिन कुछ पेशेंट का इन्फेक्शन कंट्रोल ना होने की वजह से वो मुंबई ट्रांसफर होते थे। तो मैंने जाना कि ये क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं। तो समझ में आया कि इन्फेक्शन नहीं पकड़ में आ रहा है, या इन्फेक्शन का कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसकी वजह से जा रहे थे। तब तक भी मुझे पता नहीं था कि इन्फेक्शन के डॉक्टर रहते थे। फिर एक बार अहमदाबाद में बहुत ही सीनियर और बहुत ही फेमस डॉक्टर है, डॉक्टर अतुल पटेल करके, वो इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट है। तो वो एक बार सूरत में आया लेक्चर लेने के लिए। तो उनका लेक्चर पढ़ा, तो मुझे इतना ज़्यादा क्लैरिटी मिला और समझ में आ गया कि नहीं, ये फील्ड में बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, और ये पूरा अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। तो मैंने फिर पढ़ना चालू किया, तो समझ में आया कि अमेरिका में तो ये स्पेशलिटी बहुत सालों से, और अपने यहाँ पे इंडिया में ये नई स्पेशलिटी। तो फिर मैंने सर्च किया कि इसको कैसे करें, इसमें आगे बढ़े। तो जो अतुल पटेल सर है, उनके अंडर में कोई सीट नहीं थी। फिर पता चला हिंदुजा हॉस्पिटल जो मुंबई में है, वहाँ पे 2 सीट्स है। और फिर जानने का कोशिश किया कि वहाँ पे पहुँचना है तो कैसे करना है।
तो समझ में आया कि पूरे इंडिया में सिर्फ 4 ही सीट्स है, 2 हिंदुजा में है और 2 अपोलो चेन्नई में। तो ऑल इंडिया का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर पहले 5 में रैंक आया तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। बट लकीली हार्ड वर्क से मेरा रैंक आ गया और मुझे हिंदुजा हॉस्पिटल में मिल गया। वेरी गुड। तो ऐसा मेरा जर्नी। तो इस जर्नी के दौरान देखिए हर एक जर्नी होती है ना, उस दौरान के कोई न कोई मेंटर और कोई न कोई गुरु होता है। तो आपकी इस जर्नी के दौरान आपके मेंटर और गुरु कौन रहे? जब भी मेरा डीएनबी मेडिसिन था तभी मेरे मेंटर थे डॉक्टर समीर त्रिवेदी सर, जो पहले सिविल हॉस्पिटल में थे। वो मेरे डीएनबी टीचर थे, और डॉक्टर प्रफुल्ल छासकिया सर। तो इन दोनों को देख के मैंने अपना मेडिसिन सब सीखा, उन्होंने मुझे काफी अच्छा सिखाया। फिर इन्फेक्शियस डिसीज के लिए मुझे काम करना था डॉक्टर राजीव सोमन और डॉक्टर कैमिला रॉड्रिक्स के अंदर। ये दोनों डॉक्टर का मैंने इतना सब पढ़ा था, उनकी किताबें पढ़ी थी, उनके बारे में सब सुना था। मुझे सपने में भी यकीन नहीं था कि मैं इनके अंडर में काम करूंगा। और जब भी हिंदुजा में मेरा एडमिशन हुआ तो ये दोनों मेरे टीचर थे वहाँ पे। और 2 साल तक मैं ऐसा मानता हूँ कि वो मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट फेज था, कि मुझे मेरे गुरु मिले और उन्होंने मुझे सब सिखाया। तो आपने जो ये जर्नी आपकी जो जर्नी आपका एजुकेशन सूरत में आप कब स्टार्ट किया और आपका टर्निंग पॉइंट क्या रहा है? जी, तो मेरा 2018 में मेरा फिनिश हुआ हिंदुजा हॉस्पिटल से। थोड़े टाइम के लिए मैं अमेरिका गया, वापस आया, थोड़ा एग्जाम का प्रिपरेशन किया। तो 2018 मिड में मैंने अपना प्रैक्टिस चालू किया। अभी दिक्कत ऐसा था, जैसे आपको भी बहुत टाइम के बाद पता चला होगा ये इन्फेक्शियस डिसीज के स्पेशलिस्ट है, तो सेम चीज सबके साथ भी था। तो स्टार्टिंग के टाइम पे मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैं हॉस्पिटल में गया, काफी सारे हॉस्पिटल में गया कि मैं इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और आप यहाँ पे अगर जॉब है तो आप मुझे दीजिए। लेकिन सबने पोलाइटली बोला कि देखो आपके फील्ड के बारे में हमें पता नहीं है, तो हमारे पास आपके लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तो विजिटिंग फैकल्टी के दौर पे आपको हम बुलाएंगे। बट तो स्ट्रगलिंग टाइम तो बहुत था। फिर एक बार क्या हुआ कि मैं फ्री बैठा था कोई एक हॉस्पिटल में, पेशेंट का वेट कर रहा था। तो एक डॉक्टर विक्रम लोटवाला करके पेडियाट्रिक सर्जन, उन्होंने मुझे देखा कि मैं फ्री बैठा हूँ, तो उन्होंने पूछा कि तू इधर क्या कर रहा है? मैंने बोला सर मैं यहाँ पे ओपीडी देखता हूँ। तो बोला, उसने डांटा मेरे को कि तू इधर क्या कर रहा है, तेरे को सेंटर में होना चाहिए, कि तेरा जो फील्ड है, तेरे पेशेंट है वो इधर नहीं है, वो सेंटर में है, तो तू अपना प्राइवेट क्लिनिक स्टार्ट कर। तो मैंने बोला सर मेरे पास इतना काम नहीं है कि मैं प्राइवेट क्लिनिक स्टार्ट करूँ और अफोर्ड कर पाऊँ। तो उन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि देख स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, बट अगर तेरा एक लोकेशन होगा ना और एक तेरा टाइम होगा ना, तो लोग तेरे को मिलने आएंगे। अदरवाइज तू घूमता रहेगा ना तो लोग तुझे नहीं मिलेंगे। तो उनका ये बात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर मैंने अपना प्राइवेट क्लिनिक स्टार्ट किया 2019 में। 400 स्क्वायर फुट की एक छोटी सी जगह है, वहाँ मेरा क्लिनिक स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में भी इतने पेशेंट, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं था, ये फील्ड पूरा नया है। इवन मेरे डॉक्टर कलीग थे, उनके लिए भी ये नया था। तो मैं आपको बीच में रोक के ना आपके लिए एक लाइन बोलता हूँ, बदलना है जिंदगी को, तो आपके स्ट्रगल पे बदलना है जिंदगी को, तो अपनी आदतों को बदलना होगा। हर चीज कल पे छोड़कर आज से स्टार्ट करना होगा। मंजिलें जरूर मिलेगी, हिम्मत और जज्बा अपने आप में रखना होगा, और आपने वही किया और आपको उसकी सफलता मिली। तो हमेशा गुरु, और देखिए हमेशा लाइफ में क्या होता है, एक व्यक्ति ऐसा आता है जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। और आपको मैं पहले भी बोला ना, मैं एक चीज जो मैं मानता हूँ, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। आप डॉक्टर लोग वैसे भगवान मानते हैं, हम अभी कोविड और उसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, उसमें आपको थोड़ा बहुत गालियां भी सुनने को मिलती है, वो बात करेंगे। बट उसके पहले एक चीज जो मेरा बहुत मानना रहता है इस बारे में, मैं खुद के लिए भी मानता हूँ कि मेरा ये मानना है ना कि हम जब पृथ्वी पे जन्म लेते हैं ना, तो हमारी स्क्रिप्ट ऊपर से लिखी होती है, और डायरेक्टर तो वही, हम तो एक्टर हैं। तो मैं हम सबको बोलता हूँ कि हिम्मत मत हारो। देखो क्या है ना, आप कुछ भी कर रहे हो, आपने जैसे मेडिकल की पढ़ाई करी, कुछ इतना आपने ऐसा सब्जेक्ट चुना जो लोग चुनते नहीं इंडिया में, तो स्टार्टिंग में स्ट्रगल, क्योंकि उसको लोगों को पहचान नहीं थी, और फिर ऊपर वाले को लिखना था कि बेटा यहाँ से ही तू आगे सफल होगा, ठीक है। तो वहां से आपने स्टार्ट किया और वहां से सफल हुए। इसलिए कभी भी इंसान को जो काम करता है उसको पूरी शिद्दत से करना चाहिए, और ऊपर वाले विश्वास रखना चाहिए, और मन में विश्वास रखो। अगर आपने ठान लिया ना मिलना है तो मिलना ही मिलना है,
कोई रोक ही नहीं सकता उसको। तो बहुत अच्छा, आपके उस गुरु को भी जब मिले नमस्कार करते रहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि भगवान तो ऊपर से क्या करता है, मार्गदर्शक के रूप में किसी न किसी को ऊर्जा देता है। तो अपन ज्यादा इसमें भटकेंगे नहीं, अभी आध्यात्म में नहीं जाएंगे। तो आप कोविड-19 के बारे में बताइए, क्योंकि हमारा आज का जो मेन टॉपिक है ना, वो रिलेटेड टू कोविड-19 है। तो आप कोविड-19 के बारे में बताइए, उसके बारे में, और आपका एक्सपीरियंस कोविड के दौरान क्या है? तो 2019 में मेरा क्लिनिक स्टार्ट हुआ और 2020 स्टार्टिंग में कोरोना के केस आना चालू हो गए। तो स्टार्टिंग में इतना डर का माहौल था क्योंकि तब तक न्यूज आना चालू हो गई थी चाइना से और बाकी सारी कंट्री से कि ये बहुत खराब वायरस है, बहुत फैलता है। तभी इंडिया के लिए पूरा नया फेज था और सूरत के लिए तो बिल्कुल नया था। तो स्टार्टिंग में परमिशन सिर्फ सिविल हॉस्पिटल को थी कि जो भी पेशेंट होंगे वो सिविल हॉस्पिटल में जाएंगे। तो जितने भी हॉस्पिटल एडमिट होते थे, हमारे जो भी रिलेटिव है, कोई भी दूसरे पहचान वाले, वहां से फोन आता कि हम सिविल में एडमिट है और आप यहाँ पे आके देखिए हमें। तो मैंने क्या किया, वॉलंटरली सिविल हॉस्पिटल में गया, वहाँ के डॉक्टर को मैंने बताया कि मैं इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और ये मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो उनको ये बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे एज ए विजिटिंग फैकल्टी अटैच कर दिया। तो मैंने वहाँ पे काम करते करते एक्सपीरियंस गेन किया और फिर सिर्फ एक ही हॉस्पिटल थी सूरत में जिसको परमिशन मिली कि भाई आप कोरोना के पेशेंट आप ही रख सकते हो और कोई नहीं रख पाएगा। और वो वहाँ के लोगों ने मुझे अपॉइंट किया कि भाई आप ही एज अ डॉक्टर मैनेज करो। धीरे धीरे काम स्टार्ट हुआ, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मेंटली हम थकना चालू हो गए क्योंकि ये बंद ही नहीं हो रहा था। दिन प्रतिदिन केसेस इतने बढ़ रहे थे, इतने बढ़ रहे थे, आपने भी ग्राफ देखा होगा न्यूज़पेपर में कि हर जगह पे ऐसे ही था। वो जो बोलते हैं ना केओस, सर्वनाश, ऐसा माहौल हो गया था। तो हमारे लिए मेंटली इतने सारे चैलेंजेस थे। चैलेंजेस सिर्फ पेशेंट मैनेजमेंट का नहीं था, चैलेंजेस ये भी था कि बेड नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही है, गलत इंफॉर्मेशन फैल रही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जितना कोरोना टाइम में मैंने पेशेंट देखा, एक स्पेशलिस्ट अपने 10 साल में जितने पेशेंट देखता है ना, उतने पेशेंट मैंने ये कोरोना टाइम में देखे। इतने पेशेंट मैं पर डे देखता था। तो आपको ये कोविड के दौरान जब इतने सारे प्रॉब्लम्स थी, और तो आपको और एज ए डॉक्टर डर नहीं लगता? स्टार्टिंग में लगा था। स्टार्टिंग में मैं मेरे साथ मेरे फैमिली मेंबर्स डरते थे। वो ऐसा सोचते थे कि ये अकेला इतने सारे पेशेंट देख रहा है तो बहुत रिस्क है इनको। और मुझे डर इस चीज का था क्योंकि मेरे घर में 4 छोटे बच्चे और एक 86 ईयर के मेरे दादाजी। तो मेरे को हर बार मन में ये डर था अगर मेरे को इन्फेक्शन लगा और बाय चांस इन लोगों को लग गया तो ये, तो वो एक फियर कॉन्स्टेंटली रहता था माइंड में। बट क्या मैं बताऊं, क्योंकि इतना सीरियस पेशेंट मैं देखता था लेकिन मुझे एक भी बार कोरोना नहीं हुआ। वो ब्लेसिंग गिनो या ऊपर वाले का आशीर्वाद गिनो। वो अच्छा, जो अच्छा काम करते हैं ना, तो भगवान उसकी रक्षा खुद करता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अच्छा ही किया जाए, अच्छा ही किया जाए, छोड़ दे भगवान को सब कुछ। तो अच्छा, देखिए कोविड ना बहुत एक बुरे स्वप्न की तरह रहा पूरे वर्ल्ड और पूरे भारत के लिए, सबके लिए। तो कोई ऐसी स्टोरी बताएंगे जो आपके लिए बहुत पेनफुल रही हो कोविड के दौरान? तो जब भी सेकंड वेव था, सेकंड वेव जो सबसे खराब था, जी जी। उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी कि बेड नहीं मिलते थे। तो मेरे फादर इन लॉ एक सोशल पर्सन है, वो बहुत लोगों का हेल्प करते हैं। तो कॉमनली उनका फोन इस चीज की वजह से आता था कि भाई इनको बेड नहीं मिल रहा है, इनको दवाई नहीं मिल रही है, इनको कौन सी दवाई लेना है, तो गाइड करते हैं ऐसा। तो एक दिन रात को 12 बजे उनका फोन आया। मैं आईसीयू में राउंड ले रहा था, मैंने रिसीव नहीं किया। विद इन 5 मिनट में उनके 5 मिस कॉल हो गए। तो मैंने फोन किया, क्या हुआ। एज यूजुअल वो फोन पेशेंट के लिए ही करते थे कि इसका बेड करवा दे, अरेंज करवा दे। उसने बोला कि मेरे को खांसी आ रहा है और सांस लेने में मेरे को अभी दिक्कत आ रही है। तो मैंने बोला कि एक काम करो, आप अपना ऑक्सीजन मापो और मेरे को बताओ कितना है। तो ऑक्सीजन बोला कि अभी 85 आ रहा है। तो जब भी पेशेंट का 94 के नीचे जाता है, इसका मतलब उनको एडमिट करने की जरूरत है। तो मैंने बोला ठीक है, फटाक से आप मेरे हॉस्पिटल आ जाओ, मैं भी पहुंच रहा हूँ और आपको मैं देख लेता हूँ। जब भी मैं हॉस्पिटल गया तो मैं शॉक, क्योंकि एक भी बेड खाली नहीं था। तो ये सिनेरियो ऐसा था कि मेरे अपने लोगों के लिए भी मैं बेड अरेंज नहीं कर पाऊंगा। तो वो बहुत पेनफुल था मेरे लिए। फिर मैं सोचा कि दूसरे हॉस्पिटल में कॉल करता हूँ। तो दूसरे हॉस्पिटल में भी बेड नहीं थे।
वो ऑलमोस्ट पहुंच गए थे हॉस्पिटल। मैंने बोला एक काम करो, आप सीटी स्कैन करवा लो, तब तक मैं सोचता हूँ कि क्या कर सकते हैं। सीटी स्कैन में बताया कि 30% उनके लंग खराब हो चुके हैं और बहुत स्पीड में स्प्रेड हो रहा है, तो 100% की उनको रखना तो पड़ेगा हॉस्पिटल। फिर मुझे एक आइडिया है कि मेरा ओपीडी खाली है, ठीक है, तो ओपीडी में हम पेशेंट देखते हैं, तो उनका सब खाली करवा के ओपीडी में उनका बेड अरेंज करवाया, उनको वहाँ पे सुला दिया। फॉर्चुनेटली उनके अच्छे कामों की वजह से उनका 24 आवर में इंप्रूवमेंट दिखना चालू हो गया, और उसको फिर हमने घर पे भेज के घर पे बोतल चालू कर। तो ऐसा करके, तो एक टाइम ऐसा आया मेरे सामने कि ये चीज तो मैंने सोची नहीं थी कि कल मेरे कोई फैमिली मेंबर बीमार पड़ेंगे तो उनको मैं किधर रखूंगा, क्योंकि हम लोग का पॉलिसी ऐसा था कि हम रिजर्व नहीं रखेंगे बेड, कि भाई हाँ एक बेड मेरे रिलेटिव के लिए, ऐसा पॉलिसी नहीं था, जो आएगा जिसको नीड है उसको रखेंगे। तो ये सीनरी बहुत पेनफुल। डॉक्टर साहब ये जो है ना, देखिए इस समय क्योंकि बहुत खराब था और किसी के साथ कुछ भी गलती भी घटनाएं हो रही थी, और मतलब वो पीरियड को सोचते हैं तो मतलब नींद नहीं आती और आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैं भी बहुत बिल्डिंग में और नजदीक के लोगों को देखा है कि वो वापस नहीं आए, तो ऐसे में लोग अपना पेशेंस भी खो देते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी मरीज के रिलेटिव्स ने उस दौरान अपना आपा खो के आप लोगों के साथ कुछ मिसबिहेव किया हो? ऐसे इंसिडेंट्स तो काफी हुए थे, मैं उसमें से एक आपको इंसिडेंट्स बताता हूँ। एक बार एक 78 ईयर के एक बुजुर्ग थे, उनको कोरोना हुआ था और ऑलमोस्ट मेरे पास आए तब तक उनके 70% लंग खराब थे। फिर उनको हमने आईसीयू में भर्ती किया। तभी उनका बेटा मेरे को डेली मिलता था, तो बेटे को मैंने समझा, देखो ऑलरेडी आपके पापा को डायबिटीज है, लंग खराब है और इनमें से बचने की संभावना कम है। उन्होंने बोला सर जितना ट्राई करना है करो, आपके ऊपर हमें ट्रस्ट है और जो भी रिजल्ट आएगा हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इनिशियली उनको थोड़ा थोड़ा रिकवरी हुआ, लेकिन वापस एक अटैक आया दूसरा लंग के ऊपर और ये बढ़ना चालू हो गया, फिर फुल वेंटिलेटर पे चले गए और अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हो गया। उनके लिए जो भी एज पर गाइडलाइन करना चाहिए हमने सब किया। फिर उस दिन शाम को मैं जब घर गया और मैं खाना खा रहा था, तब मुझे आउट ऑफ इंडिया से कॉल आया, अननोन नंबर से। तो उस टाइम मुझे आउट ऑफ इंडिया से बहुत कॉल आते, क्योंकि काफी रिलेटिव्स बाहर जी रहते हैं, उनको टेंशन रहता है। तो एक लेडीज वॉइस में मेरे को बहुत एंग्री वॉइस आया कि आपने मेरे फादर को मार दिया है, और बोला आपकी गलती है और आपकी गलती की वजह से मेरे फादर का डेथ हुआ। तो मैंने बोला आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? बोला कि मैंने आपका सब ट्रीटमेंट फोटोग्राफ मंगाया है और यहाँ पे मैंने क्रॉस चेक किया है, आपने बहुत सारी गलतियाँ की है। तो फिर मैंने बोला देखिए, आपको लगता है मैंने गलतियाँ की है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आप जो भी एक्शन लेना चाहें वो ले सकते हैं और मैं एक्सेप्ट करूंगा। अगर कहीं पे प्रूव हुआ कि मेरा मिस्टेक है तो आई इवन मैं प्रैक्टिस छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, ऐसा मैंने उनको बोला। लेकिन उसका वॉइस इतना गर्म था और इतना वो एंग्री वॉइस में थी। फिर मैंने उसको एक बात ये भी बोली, देखिए आप अभी पैनिक नहीं है, क्योंकि आपके फादर एक्सपायर हुए, मैं समझ सकता हूँ कि ये फेज में आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा। आप ठंडे दिमाग से सोचिए और फिर मेरे को वापस कॉल करिए। फिर उसका कॉल कभी आया नहीं। फिर 6 महीने के बाद एक पेशेंट मेरे ओपीडी में आया कि उसको मैंने तपास किया और फिर सामने एक लेडीज थी, तो उसने मेरे को बोला कि 6 महीने पहले मैंने आपको कॉल किया और मेरे को समझ में आ गया आपका कोई गलती नहीं था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर की कंडीशन इतनी सीरियस थी कि वो एक्सपायर हो गए, तो आई एम सॉरी। तो काफी टाइम ऐसा होता है कि जब भी इंटेंस मोमेंट आती है, आईसीयू में सीरियस रहते हैं, तभी रिलेटिव को समझ में नहीं आता मुझे क्या बोलना है, तो काफी टाइम गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा ना क्या है, ऑफ बीट है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन जो एक हमारे जैसे आम आदमी है जिसको मेडिकल के बारे में कुछ नहीं पता, उनके मन में एक जिज्ञासा रहती है और जनरली लोग बोलते रहते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि लोगों का ये मानना था ना कि जो लोग घर पे रहे कोविड 1 या कोविड 2 के दौरान, और घर पे रह के जो लोगों ने आप लोगों से आप जैसे हम जी मेरे भी पत्नी है डॉक्टर, उन्होंने बोला था कि हम घर पे रह के कोशिश करें। तो जो लोग घर पे रह के आपके प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन लिया और जो लोग एडमिट हुए, तो जो लोग हॉस्पिटल गए ना वहां पे डेथ परसेंटेज बढ़ गया, और जो लोग घर पे रह के इलाज कराया उसमें ना कोई मरा ही नहीं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए इसमें ऐसा था, ये सिनेरियो काफी टाइम हमने फेस किया था कि कोई पेशेंट ऐसा बोलता था कि सर हमें एडमिट कुछ भी हो जाए, हमें एडमिट नहीं होना है, आप हमारा सार्वर घर पे करिए। तो हमने एक फैसिलिटी ऐसे भी स्टार्ट की थी कि वो टाइम पे बेड थे नहीं, तो हमने बोला ठीक है आपको हम घर पे ठीक करेंगे। नॉर्मली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था डर, फियर।
उस टाइम क्या था, हॉस्पिटल में जो आएंगे ना उनको स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में रखना है। वो ना अपने रिलेटिव को मिल पाएंगे, ना किसी को बात कर पाएंगे। तो जो हॉस्पिटल में रहते थे उनके लिए स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा था, और जो घर पे थे उनके लिए स्ट्रेस फैक्टर बहुत कम था। और ये चीज हमने भी देखी है कि काफी टाइम दवाई का साइड में रखेंगे तो पेशेंट का जो विल पावर है, पेशेंट का जो स्ट्रेस फैक्टर अगर कम होगा ना तो उसका रिकवरी अच्छा होता है। और ये हॉस्पिटल में हमने फेस किया, जो पेशेंट पहले से ऐसा बोलते हैं कि सर मुझे कुछ नहीं होने वाला है, आप मेरे साथ हो, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, वो जो बार बार बोलते रहते हैं वो थोड़े थोड़े ठीक हो जाते हैं। फील और जो गुड पेशेंट फैक्टर। बार बार पूछते हैं सर मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, सर मैं मर तो नहीं जाऊंगा ना, सर मेरे बहुत टेंशन हो रही है, तो वो लोग ज्यादा डिटोरेट होते हैं। मतलब आपका कहना है कि मतलब वो मेडिसिन से उतना लेना देना नहीं था, ट्रीटमेंट से लेना देना नहीं था, वो एक मानसिक जो प्रेशर आदमी को होता है और इंटरनली जो उसका टेंशन बढ़ता है, और वो फील गुड फैक्टर, क्योंकि समाज और घर में रहता है, परिवार के लोग बच्चों को देखता है तो थोड़ा उसका मन बहला रहता है, थोड़ा रिलैक्स होता है, और हाँ, हॉस्पिटल की मशीनों के बीच में रहता है तो थोड़ा उसका दिमाग एकदम। और क्योंकि वो टाइम तो ऐसा था कि आप लोग किसी को घुसने नहीं देते थे, सारी सारी जो है ना वो किट में जाना, किट में आना और सब कुछ था। तो मतलब एज ए डॉक्टर आप क्या कहेंगे, मतलब वो प्रेशर था या मेडिसिन का भी कुछ रोल था जिसकी वजह से जो है थोड़ा बहुत। इसमें एक बात मैं जस्ट एडिट करूंगा कि मेडिसिन का रोल था। कुछ जो पेशेंट जिनका ऑक्सीजन कम होता है उनको स्टीरॉयड दवाई से फर्क पड़ता था, उनको एंटीवायरल दवाई से फर्क पड़ता था। तो एक ग्रुप तो ऐसा है कि जिसको मेडिसिन देना बहुत जरूरी था। अभी मैं आपको एक दो सिनेरियो बताता हूँ कि एक हस्बैंड एंड वाइफ थे। उसमें हस्बैंड का था कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना है, और वाइफ थे वो बोले मुझे हॉस्पिटल में नहीं होना। दोनों के ऑलमोस्ट लंग 70% खराब थे। हस्बैंड को हमने इधर आईसीयू में एडमिट किया, फिर रिलेटिव ने बोला सर आप घर पे कुछ मैनेज कर दीजिए ना, कि हमें वाइफ को घर पे ट्रीट करना है। तो हमने ठीक है बोला कि आपको घर पे सब वेंटिलेटर सब अरेंज कर दिए, इंजेक्शन दिए। तो वाइफ का रिकवरी थोड़ा फास्ट था। सेम ट्रीटमेंट दोनों को दिया, एक को हॉस्पिटल में दिया, एक को घर में दिया। इसका मतलब ऐसा प्रूव नहीं होता है कि हॉस्पिटल में डेथ हो रहा है, बट एक फियर फैक्टर था, एक स्ट्रेस फैक्टर था, और विल पावर का भी काफी सारा रोल रहता है इसमें रिकवरी में। तो मेडिसिन हमने काफी पेशेंट को घर पे सेम मेडिसिन घर पे भी दी है। आपको एक चीज पता होगी कि सूरत में एक चालू हुआ था आइसोलेशन सेंटर, कि जिसके पास बेड नहीं है, जी जिसके जी पास जी। पैसे हाँ, नहीं है, उनको अलग से तो दिया। उनको एक अलग से गवर्नमेंट जी ने जी एनजीओस में जी आइसोलेशन सेंटर बनाए थे। वहां पे भी ऑक्सीजन थे, वहां जी पे भी वेंटिलेटर थे, वहां पे सेम दवाई थी। तो लकीली आइसोलेशन सेंटर में डेथ रेट कम था, क्योंकि वहां पे फैसिलिटी कम बहुत थी सारे लोग भी दिखते थे। और बहुत सारे लोग दिखते थे। तो फियर फैक्टर इतना है, क्योंकि अभी भी जो स्टार्टिंग वाले कोरोना के पेशेंट है ना वो अभी भी मेरे पास आते हैं कि सर अभी भी वो पुरानी घटनाएं मेरे को याद आ रही है, आप कुछ दवाई दीजिए ना स्ट्रेस कम करने के लिए। तो स्ट्रेस फैक्टर वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक और बड़ा कंट्रोवर्शियल मेडिसिन भी है, कंट्रोवर्शियल, मैं आप अगर देना चाहें तो जी दीजिए, जी नहीं तो बिल्कुल। आप। एक रेमडेसिविर के लिए जो बहुत हाइप क्रिएट किया गया था, जी मतलब वो रेमडेसिविर की इंजेक्शन चाहिए चाहिए, आपको पता होगा लोग फर्जी भी बना हाँ दिया, लोगों ने नकली कुछ फसाना वसाना बना दिया था, उसके दाम भी लाखों लाखों रुपए तक हो गए। तो क्या ये प्रोटोकॉल में प्रिस्क्राइब था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन देना है, या ऐसे ही वो आ गया और बोले नहीं रेमडेसिविर ले लो कहीं से, मतलब आप लोगों का तो जो इतना बड़ा सेटअप है और डॉक्टर्स का आपका जो है ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की गाइडलाइन होती है, सब कुछ होता है, और क्योंकि ये नेशनल इशू था, और नेशनल इशू क्या बोलो इंटरनेशनल इशू था, एक आपदा थी, पेंडेमिक था। जी जी। तो ये रेमडेसिविर की कहानी क्या है, मतलब रेमडेसिविर को बहुत हाइप किया गया और बहुत सारे लोगों ने लिया, चार चार इंजेक्शन लिया, मतलब और रेमडेसिविर वाला लेने वाला शायद ही बचा कि नहीं बचा, मैं उस बात में जी कमेंट नहीं जी करूंगा, आप बताइए। मैं आपको समझाता हूँ। जी देखिए, जब भी कोई पेंडेमिक स्टार्ट होता है ना तब सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। जी अभी हमारा कम्युनिकेशन ये हमारा कम्युनिकेशन है फेस टू फेस, जी लेकिन वो टाइम पे एक कम्युनिकेशन था सोशल मीडिया, जी कि आपको मैसेजेस आएंगे आपको। तो मैं जब भी अपना सोशल मीडिया खोलता हूँ ना, अभी भी आज का भी बात करूंगा तो 90% से ज्यादा गलत मैसेज आते हैं, जी। एडिट किए हुए, हाँ यस, अपने वो आजकल एजेंडा बहुत हो गया। एजेंडा ऐड कर दिया, जी कोई एनजीओ ने डाला, कोई लीडर ने डाला, ऐसा करके फेक मैसेज बहुत आते हैं। तो मुझे कोरोना टाइम में सबसे ज्यादा अगर दिक्कत आई हो ना तो गलत इन्फॉर्मेशन की दिक्कत आई थी। इतनी मिस इन्फॉर्मेशन थी। सेम चीज ये रेमडेसिविर के साथ भी हुआ। जी देखिए रेमडेसिविर क्या है, वो एंटीवायरल करती है, वायरस की डेंसिटी को कम करता है। जी
और उसका गवर्नमेंट का, आईसीएमआर का, हमारा आईएमए का क्लियर गाइडलाइन था कि ये कैटेगरी वाला पेशेंट को ये रेमडेसिविर देना है। लेकिन दूसरा वेव आया, तभी डिमांड सप्लाई मिसमैच हो गया। तो उस हिसाब से जिसको रेमडेसिविर चाहिए था उसको नहीं मिला, जिसको नहीं चाहिए उसको मिला। उसके बारे में हम नहीं जाएंगे कि कैसा हाँ क्यों हाँ हुआ। नहीं दूसरे आपने जो घटना बताई कि काफी टाइम फेक रेमडेसिविर भी बने, तो ये ये अनफॉर्चुनेट है और ऐसा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में होना नहीं चाहिए। और जिस जिस लोगों ने ऐसा किया है उनको पनिशमेंट भी मिला है, वो पकड़ में भी आ गए। बट इतना मैं बता सकता हूँ कि रेमडेसिविर कोई खराब ड्रग नहीं, और जिनको इंडिकेटेड था उनको दिया, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट को ये गाइडलाइन था ये मतलब। गाइडलाइन के हिसाब से दिया तो 100% उनका बेनिफिट है। जो गाइडलाइन के विदाउट दिया तो उसके हम वो सारे इन्फेक्शन में ऐसे ही रोल रहता है। अगर गाइड आपको जरूरत है और टाइम पे दवाई मिली तो उसके फायदे हैं। लेकिन मैं एक चीज एलोपैथी मेडिसिन का एक समझा देता हूँ आपको, कि कोई भी मेडिसिन है ना अपनी बॉडी में जाती है ना, तो फायदे तो होते हैं, उसके साथ उसके कुछ गैर फायदे भी होते हैं, उसके साइड इफेक्ट होते हैं जी। तो हम अक्सर लोगों को बताते हैं कि जब भी पेशेंट बीमार होते हैं ना, उसको 2 बार रिकवर होना पड़ता है। एक बीमारी से रिकवर होना है और उसको दी गई दवाई से रिकवर होना है। तो जो भी मेडिसिन है उसकी साइड इफेक्ट रहती है, वो हमें समझ के ही चलना पड़ेगा। फिर हर बार है ना बेनिफिट वर्सेस रिस्क रेशियो कैलकुलेट करते हैं। फिर ये दवाई दिया तो फायदा ज्यादा है या गैर फायदा ज्यादा है। अगर फायदा ज्यादा है तो दवाई देनी, अगर ये दवाई देने से तो उसके कुछ क्राइटेरिया थे, उसके रिपोर्ट के आधार पे देना था, सीटी स्कैन देख के देना था। तो जिसको इंडिकेटेड मिला उसको फायदा हुआ। अच्छा एक चीज ना और बहुत जो आज आज भी बहुत इवन मैं भी बहुत सुनता रहता हूँ और उससे घबराहट भी होती है। अभी आप देखोगे ना कि रोज न्यूज़पेपर में आता है कि 35 से 45 ईयर के लोग, कुछ भी नहीं हुआ, घबराहट हुआ, थोड़ा बहुत चक्कर आया और हार्ट अटैक आया, मर गए। तो ये केसेस ना मतलब एक जनरल पब्लिक को अगर देखो और एक आदमी जो डॉक्टर्स नहीं है और मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोविड-19 के बाद या कुछ कोविड-19 से जुड़ा है या उसके कुछ इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से इस तरह के कार्डियक अरेस्ट बहुत बढ़ गए। तो थोड़ा मतलब ये बड़ा मतलब डेंजरस चीज है और लोगों की बड़ी उत्सुकता रहती है कार्डियक अरेस्ट के बारे में। हार्ट अटैक की घटना इतनी बढ़ गई, पहले तो हम बोलते थे कि नहीं चलो 55 साल का उम्र हो गया, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल ये वो जो चीजें, चलो उस पर अपन नहीं जाते हैं डिटेल में, वो बात की बात है। तो उसके बाद होता है, अब तो आप गेट की 25 ईयर से लेके 45 ईयर 50 ईयर एज तो क्राइटेरिया खत्म हो गया। मेरा कहने का मतलब एज तो क्राइटेरिया खत्म हो गया। और इवन हेल्दी आदमी, अच्छा दिखने वाला आदमी भी हार्ट अटैक होता है, बिना मतलब बिना किसी बीमारी के भी हार्ट अटैक होता है, मर जाता है। तो थोड़ा बताया कि मतलब ये कुछ और है या मतलब थोड़ा बहुत रिलेटेड टू कोविड है। जब भी ये सब न्यूज़पेपर में आना स्टार्ट हुआ कि काफी यंग लोगों का डेथ होता है और कार्डियक डेथ हो रहा था, तो मेनली मैंने काफी सारे कार्डियोलॉजिस्ट के साथ बात की और समझने का ट्राई किया कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो लोग पेशेंट देखते थे और काफी सारे जो रिसर्चर्स थे जो रिसर्च करते थे उनके साथ भी मैंने बात की कि क्या कुछ कोरोना या दवाई या कोई और साइड इफेक्ट वैक्सीन की वजह से ये हो रहा है। तो बहुत सारी रिसर्च हुई, उसमें ऐसा मालूम पड़ा कि इसका वैक्सीन या और चीज के साथ कनेक्शन नहीं था। संभव मैं आपको ऐसा बता सकता हूँ कि हमारा लाइफ है ना 2 पार्ट में बटा है, एक है प्री कोरोना और एक है पोस्ट कोरोना। हम सब याद रखेंगे कि कोरोना के पहले का टाइम अलग था और बाद वाला टाइम अलग था। अगर आप देखोगे द वे ऑफ कम्युनिकेशन, द वे ऑफ बिजनेस, आपका बात करने का स्टाइल, कम्युनिकेशन, वो पूरा चेंज हो गया कोरोना के बाद। तो एक चीज जो यंगस्टर में कॉमन थी ना, वो थी कि उनके लाइफ में स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ गया था आफ्टर कोरोना। बिजनेस डाउन हुए थे, काफी लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी, एक ये फैक्टर था। दूसरा फैक्टर ऐसा था कि लाइफस्टाइल बोले तो जंक फूड और दूसरे जो हैबिट्स है, जैसे काफी यंगस्टर्स स्ट्रेस कम करने के लिए दे टेक अ पाथवे ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहल। तो ये एक फैक्टर था। तीसरा फैक्टर मैं आपको बताऊं तो ये वेब सीरीज और ये जो ये आते हैं मूवीज देखने ऑनलाइन, तो उसकी वजह से दिन प्रतिदिन जो स्लीप का क्वांटिटी और क्वालिटी है वो कम हो रहा है। एक जमाने में यंगस्टर 7-8 घंटे आराम से सोते थे, 6-5 घंटे हार्डली सोते हैं और उसमें भी सोने के टाइम पे उसका फोन उसके बाजू में रहता है। तो एक लो लेवल का स्ट्रेस कॉन्स्टेंटली माइंड में था। जितने भी हार्ट के जितने भी डेथ हुए, उसका ऑटोप्सी हुआ, इसका ये सब फाइंडिंग आया, तो उसमें कुछ ऐसा लिंक नहीं मिला कि ये कोरोना की वजह से है या फिर कोई वैक्सीन की वजह से। इसका लिंक मोस्टली
ये स्ट्रेस फैक्टर की वजह से लग रहा है, तो भी मैं ऐसा फाइनली नहीं बता पाऊंगा कि यही रीजन है। बट हाँ, जितना अभी रिसर्च नहीं मिला है नहीं, अच्छी उसमें बात है डॉक्टर साहब, थैंक यू इसके लिए। लेकिन क्या है ना, ये बहुत जानना जरूरी है। तो मैं आपके जो समझा आपकी बात से, मैं भी जितने भी लोग हैं इन्वेस्टर जो इस पॉडकास्ट को भी सुनेंगे उनसे एक अपील करना चाहता हूँ कि आप ना ये सोचना बंद कर दो कि कोविड के बाद मेडिसिन से उससे क्या हुआ। आप अपनी लाइफ स्टाइल पे ध्यान दो, खान पान पे ध्यान दो, अच्छी नींद सो, और कोशिश करो जो देखिए आजकल लोग करने भी लगे हैं, इस स्ट्रेस को कम करो और खुश रहने की कोशिश करो, तो शायद ये चीजें धीरे धीरे कम हो सकती है। यस अच्छा, एक और बड़ा सा ना मतलब ये सवाल था कि बाद में ना खास तौर पे सेकेंड में जब पेंडेमिक आया है कोविड-19 का, उसमें ना ये फंगस वाला जो इन्फेक्शन है, तो ये फंगस कहाँ से आया? मतलब ऑक्सीजन से रिलेटेड था या क्या था? ये बहुत बीमारियां फैली और उसकी वजह से लोगों का भी बहुत डेथ हुआ फंगस इन्फेक्शन से। तो थोड़ा फंगस इन्फेक्शन के बारे में, क्योंकि तो आप इन्फेक्शन के स्पेशलिस्ट भी हैं, जी आपका सब्जेक्ट है। तो क्या हुआ कि कोरोना एंड हो रहा था, फिर सडनली ये फंगस वाला मैटर स्टार्ट हुआ। और मैं काफी सारे रिसर्च ग्रुप का पार्ट हूँ, तो हम लोग मल्टी सेंटर रिसर्च करते हैं जी तो उसमें हमने देखना डेटा कलेक्शन स्टार्ट किया कि क्यों कुछ लोगों को फंगस हो रहा है कुछ लोगों को नहीं हो रहा है। तो उसमें दो तीन फैक्टर मिले। एक फैक्टर मिला डायबिटीज। कोरोना टाइम पे इन्फेक्शन कम करने के लिए स्टीरॉइड का यूज होता है, स्टीरॉइड की वजह से शुगर जंप होता है, तो जिनका शुगर बहुत ज्यादा जंप हुआ उनको ये रिस्क फैक्टर आया। दूसरा मैं आपको बताऊं कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे आसपास बैक्टीरिया वायरस फंगस सब है। अभी भी हम बैठे हैं तो हमारे आसपास बैक्टीरिया वायरस फंगस है, वो नेचुरली एयर में है, फंगस भी है, हमारे सांस में भी वो जा रही है अभी। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उनको कॉन्स्टेंटली कंट्रोल करता है, अगर आया तो उसको बाहर फेंक दे। तो सेम वे कोरोना के बाद काफी लोगों का इम्यून सिस्टम काम करना डाउन हो गया, तो कोरोना की वजह से भी हुआ और स्टीरॉइड की वजह से भी हुआ। तो दो तीन फैक्टर की वजह से इम्यूनिटी डाउन हुआ और फिर ये म्यूकोर वो एक्टिव हुआ। और कॉमनली जब हम सांस लेते हैं तो ये नाक के एरिया में सांस ज्यादा म्यूकोर, तो नाक से आंख और ये जगह पे स्प्रेड होना चालू हुआ। तो ये मेन फैक्टर है जो जिसकी वजह से मतलब उसमें वो कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और इस सब से कोई लेना। हमने उसके ऊपर भी रिसर्च किया। जी हमने क्या किया कि ये जो फैक्टर आना चालू हुआ है तो हमने उसके ऊपर भी रिसर्च किया कि कमर्शियल ऑक्सीजन से ये हुआ है या फिर पानी वाला ऑक्सीजन से हुआ है, दवाई की वजह से। तो हमने पूरा डेटा कलेक्शन करके हमने सबमिट किया और फाइनली कंक्लूजन में ऐसे ही है कि इट वाज द शुगर कंट्रोल, कि शुगर अगर कंट्रोल नहीं हुआ इसकी वजह से ये दिक्कत थैंक यू, बहुत जरूरी था। क्योंकि देखिए आज ना मैं बहुत दिन से सोचा था और आप आए और सौभाग्य हमारा, तो क्योंकि ये एपिसोड जरूरी था हमारा करना, क्योंकि लोग ना अभी भी बहुत सारी मीथ पे चलते हैं। और आप सही कह रहे थे कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग उसको ना कंट्रोवर्सीज को बढ़ाते रहते हैं, कुछ भी करते हैं। तो आप जैसे विशेषज्ञ के साथ रहना, तो चलो बहुत सारी लोगों की चीजें क्लियर होगी। देखिए ये जो समय था इतना टफ था, तो आपके परिवार का सहयोग कैसा रहा है? मतलब क्योंकि उनके सहयोग के बगैर तो कुछ होना नहीं था। जी। तो तो बेसिकली ऐसा था कि काफी सारे मुझे कॉल आते थे और मैं सब कॉल अटेंड नहीं कर पाऊंगा कि सर बेड दिलवा दो, सर दवाई कहाँ मिलेगी। तो मेरे को एक पार्टनर चाहिए था जो मेरा ये सब डिपार्टमेंट संभाले, और सबसे बड़ा पार्टनर था मेरा लाइफ पार्टनर। तो शी इज पैथोलॉजिस्ट और उसका सपोर्ट मुझे अच्छा मिला। तो ये मैनेज करना था ना, रिलेटिव्स को कॉल करना था, किसी का छोटा मोटा कंप्लेंट को हैंडल करना था, वो उसको अच्छे से आता था, तो उनका बहुत अच्छा हेल्प किया। दूसरा हेल्प मुझे मिला मेरे ग्रैंडफादर का। मैं डेली जब निकलता था तो ग्रैंडफादर मेरे को बोलते थे तू आराम से काम कर, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए प्रे करता हूँ। तो स्पिरिचुअल जो पावर था वो मेरे ग्रैंडफादर से मिला। और थर्ड थिंग कि जब भी मुझे हाई प्रोटीन, क्योंकि काम करते थे मुझे हाई प्रोटीन लेना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा इम्यूनिटी फंक्शन नहीं करेगा। तो वो डिपार्टमेंट मेरे मदर का था, तो हाई प्रोटीन डाइट बना के डब्बे में डाल के मेरे को दे देते थे, तो आराम से खा लेते। तो इन वे पूरे फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा था। और लास्ट तक उसने एक भी दिन ऐसा नहीं बोला कि तू देख रेस्ट ले ले, तू मत जा, तू इतना सब देखता है, थोड़ा ब्रेक ले ले। उन्होंने कॉन्स्टेंटली सपोर्ट किया कि तू जो कर रहा है कंटिन्यूस कर, जब तक एंड नहीं हो जाता तब तक कर, वी आर देयर फॉर यू। तो प्रतीक सर जो है ना, मैं आपने तो अच्छा किया ही, मैं आपकी मम्मी, आपके दादाजी
आपकी वाइफ, जनता जो सुन रही है और जिनके लिए काम किया, उसको ना हम लोग प्रणाम करना चाहते हैं। भगवान सबको ऐसा परिवार दे, ऐसे माँ-बाप दे, ऐसी पत्नी दे, ऐसे दादा दीदी। वैसे तो लोग घर वाले प्यार करते हैं, जो समाज सेवा के लिए अपने बच्चों को आगे रखते हैं। ऐसा सुना कि आप उस दौरान ना सौराष्ट्र भी गए थे। जी। क्या स्टोरी है सौराष्ट्र जाने की? सूरत से? तो हुआ ऐसा कि कोरोना अपने सूरत में एंड तरफ जा रहा था। हम देख रहे थे ग्राफ धीरे-धीरे कम हो रहा था। लेकिन दूसरी जगह पे ग्राफ चालू हो गया था, वो था सौराष्ट्र। रीजन यूँ था कि काफ़ी लोग माइग्रेट होना चालू हो गए थे क्योंकि धंधा कम हो गया था, सबका बिज़नेसेस ठप हो गया था। तो सब लोगों ने सोचा चलो गाँव जाते हैं। तो यहाँ से वायरस वहाँ पे चला गया और वहाँ के लोगों में स्प्रेड होना चालू हुआ। फिर सडनली वहाँ के लोगों का मुझे कॉल आना स्टार्ट हुआ कि सर यहाँ पे बहुत दिक्कत है और यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैनेज करें। तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स का भी फ़ोन आता था कि सर आपने इतने सारे केस मैनेज किए तो गाइड अस कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो 1-2 एनजीओज़ थे उन्होंने डिसाइड किया कि चलो जो भी प्रतीक सर जैसे डॉक्टर है उनको लेके सौराष्ट्र जाते हैं और वहाँ पे हेल्प करते हैं। फिर हम लोग एक बिजनेसमैन के सपोर्ट से पूरा चार्टर प्लेन अरेंज किया और जो भी डॉक्टर्स थे जिनको तजुर्बा था कोविड को ट्रीट करने का उनको सौराष्ट्र में देखे तो राजकोट है, अमरेली है, भावनगर है, ये सारे सिटीज में गए हम लोग और जितने भी हॉस्पिटल और सेंटर थे वहाँ पे हम लोगों ने जस्ट उनको ट्रेन किए कि आप ये करो, आप ये मत करो, आप ऐसे ट्रीट करो और उनको हमने गाइडेंस दिया। तो ये हमारे लिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई मैं बेसिकली सौराष्ट्र से जी, हूँ जी। और मेरा दिल सौराष्ट्र के साथ जी। कनेक्टेड है। दिल तो मांगे मोर। दिल मांगे मोर। तो हमारा पहले से ऐसा था कि सौराष्ट्र के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। तो ये एक हमारा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उसको हमने पूरा किया। तो इस दौरान तो मैं ऐसा भी सुना कि आप बाकी काफी पॉलिटिकल लोगों के साथ भी जुड़े रहे। हर संघवी जी के साथ भी आपने बहुत समाज सेवा में काम किया। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, हर्ष संघवी जी हैं, वो बहुत ही वर्कहोलिक पर्सन है, बहुत ही हार्ड वर्किंग लीडर है और उनका एक तो नेचर मेरे को पसंद है, वो बहुत पढ़ते हैं। जैसे कोरोना के टाइम में भी वो कोरोना के बारे में बहुत पढ़ते थे और मुझे कॉल करके काफ़ी अपडेट भी लेते थे कि क्या आपको नीड है, आपको क्या लग रहा है कि क्या चेंजेस का ज़रूरत है। तो अ, उनके साथ मेरा कनेक्शन कोरोना की वजह से ही हुआ क्योंकि एक बार वो भी कोरोना की वजह से बीमार थे, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, मैं उनको मिलने भी गया था। तो उन्होंने पूछा कि अरे इतने टाइम से आप वर्क कर रहे हो तो आप रेस्ट नहीं लोगे? तो मैंने बोला सर मैं वेट कर रहा हूँ कि ये एंड हो जाए फिर मैं रेस्ट लूंगा। तो मेरा जैसे एंड हुआ फिर मैं उनको मैंने फ़ोन किया कि सर अब मैं रेस्ट ले रहा हूँ, मैं राजस्थान ट्रिप पे जा रहा हूँ। उन्होंने मेरा फ़ोटो उसके ट्विटर पे डाला कि ये बंदे ने इतने साल तक नॉन स्टॉप काम किया है, वो ट्विटर पे मस्त पोस्ट भी है उनका। तो वी विल प्रे और उन्होंने ऐसा बोला कि पूरे सूरत की तरफ से मैं ये पर्सन का थैंक यू करता हूँ कि ये पर्सन ने एक भी दिन ब्रेक नहीं लिया। तो उसके साथ ये कनेक्शन बहुत अच्छा था। देखिए क्वेश्चन तो पॉलिटिकल हो जाते हैं, हम पॉलिटिकल बनना नहीं चाहते, लेकिन एक और बहुत सारी चीजें थी कि दर्शना मैडम जो उस समय टेक्सटाइल की राज्य मंत्री थी और रेलवे की भी राज्य मंत्री थी, उन्होंने आपको राखी बांधी थी, उसका क्या? तो हुआ यूँ कि दर्शना बहन के बहुत सारे रिलेटिव कोविड की वजह से बीमार हुए थे। उसमें से एक रिलेटिव बहुत सीरियस था, तो वो मेरे अंडर में एडमिट थे। उनका भी ऐसा ही था कि वो मेरे कॉन्टेक्ट में आए और उसने मैं रात को 12 बजे राउंड ले रहा था, तो वो मेरे को मिलने आए कि वो सर वो पेशेंट का कैसा है सिचुएशन। तो उन्होंने देखा कि मेरा शेड्यूल बहुत पैक है, तो उसने समझा कि अच्छा सिनेरियो बहुत गंभीर है। तो उन्होंने फ़ोन किया कि आप कल ओपीडी में फ्री हैं? मैंने बोला हाँ, आप आ जाइए। तो बोला कि मैं कल आपके इवनिंग वाले जो नागपुर ओपीडी है वहाँ पे मैं आऊँगी। तो ठीक है आ जाइए। तो मैं पेशेंट देख रहा था, मेरे रिसेप्शन स्टाफ ने बोला कि दर्शना बहन आपको मिलने आए। तो मैंने बोला ठीक है उनको अंदर भेज दो। तो दर्शना बहन ने बोला आप पहले अपना पेशेंट फिनिश करो, मैं इधर बैठ गया। तो ये उनका एक जो जेस्चर था मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उसने रिस्पेक्ट किया कि पेशेंट को फिनिश करने को। फिर अंदर आए, फिर उसने बोला कि मैं आपको राखी बांधना है। तो बोला आप इतना सूरत के लिए सोचते हो, इतना सब पेशेंट को ट्रीट करना तो आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए। तो मैं और ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगे, मैं आपको एक राखी बांध देता हूँ। तो वो मेरे लिए आपने ऐसे बहुत काम किए कि खुशी से आंसू आ गए। जी। तो उस दिन उसने राखी बांधी और जब तक कोरोना चालू था तब तक उनका रेगुलर फोन आता था कि आपका हेल्थ अच्छा है। उसका एक ही कॉल आता था, आपका हेल्थ कैसे है, आपका हेल्थ कैसे है? क्योंकि वो भी कॉन्स्टेंटली उस दर्शना बेन को समझ में आ गया
ये पर्सन इतना हार्ड वर्क कर रहा है तो इसका हेल्थ अच्छा रहना वो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो सब अच्छी चीज होगी, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा भी हुआ होगा किसी आपके कोविड के दौरान, या किसी आपके किसी रिलेटिव का डेथ भी हुआ? फॉर्चुनेटली मेरे जो क्लोज फैमिली मेंबर है उनमें से किसी को तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन एक मेरे दूर के रिश्तेदार थे, उसमें उनका 70 ईयर एज था, वो हमारे हॉस्पिटल आईसीयू में थे। उसके एग्जैक्टली सामने एक 30 साल का लड़का था। तो जो 70 ईयर के रिलेटिव थे उनको बहुत हेवी कोरोना था, वो शायद बचने वाले नहीं थे, और वो जो सामने था वो भी बहुत सीरियस था। अभी एक हम इंजेक्शन देते हैं टोसिलिजुमाब का, जो बहुत महंगा आता है, वो रिलेटिव को मिल गया, लेकिन वो बच्चे को नहीं मिला। तो फिर हमने जो मेरे रिलेटिव थे उनको बिठा के मैंने समझाया, देखो दादाजी को अगर मिला ना तो उनका लाइफ आगे का अच्छा नहीं रहने वाला है, ये बच्चे को मिल गया ना तो ये बच्चा बच जाएगा, उसका पूरा जीवन बाकी है। तो 5 मिनट में उसने बोल दिया कि सर एक काम करो, ये इंजेक्शन आप वो बच्चे को दे दो, तो उसने सेक्रीफाइस कर दिया, एंड देन वो दादाजी तो चले गए बट वो बच्चा बच गया। तो ये स्टोरी था, वो पूरा इंस्पायरिंग था हमारे लिए कि ये इतनी अच्छी स्टोरियां बनी है कोविड टाइम में कि मैं बोला कि पूरा बुक लिख सकता हूँ। इतनी मैंने ह्यूमैनिटेरियन देखा है कि लोग कितने अच्छे भी हैं। इतनी हेक्टिक जर्नी रही, और इससे तो एक कुछ लाइनें बोलना चाहता हूँ। जैसा सोचा है उससे बेहतर मिलेगा, वक्त आने पर देखना तुम्हें सब कुछ मिलेगा। जैसा सोचा है उससे बेहतर मिलेगा, वक्त आने पे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। हार मत मानना जिंदगी की इन मुश्किलों से, हार मत मानना जिंदगी की इन मुश्किलों से, इन्हें पार करके ही तुम्हें तुम्हारा मुकाम मिलेगा। ये लाइफ जो है ना, आप जैसे योद्धाओं की है। देखिए, मैं सबको एक चीज कहता रहा हूँ, मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, बार-बार कहता हूँ। तो फौजी लोग जाते हैं, और मैं बचपन में देखा है कि जाते थे, लड़ते थे, और एक ही मोटो होता देश की जीत। तो आप भी एक योद्धा हो, हम भी एक योद्धा, समाज का हर व्यक्ति एक योद्धा है। और कोविड में तो आप भगवान जैसे थे, तो आप लोगों ने इतना अपना परिवार, अपने बच्चों और सबका मोह-माया छोड़-छाड़ के इतना सारा किया। तो चलो हम कोविड से हटके थोड़ा-सा ना रिसर्च, आप क्योंकि इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट रहे हैं, तो थोड़ा ना कुछ अपने उसके बारे में बात करते हैं। आपके इन्फेक्शन और रिसर्च, उस बारे में कुछ थोड़ा बात करते हैं। जी। डॉक्टर साहब, ये आजकल ना बच्चों में जो है बार-बार संक्रमण की बीमारी फैलती रहती है। तो क्या बोलना चाहेंगे आप, ये क्या कारण हो सकते हैं इसके? नॉर्मली क्या हुआ कि जब भी कोविड एंड हुआ तो काफी सारे बच्चे हमारे पास आते, बार-बार उनको सर्दी, खांसी, फीवर आ रहा है। तो मैंने जानने का ट्राई किया कि क्या हो रहा है बच्चों में। तो 1-2 चीज़ मेरे को मालूम पड़ी कि बच्चे हैं ना कॉन्स्टेंटली इंडोर गेम में ज़्यादा एक्टिव है, इन होम्स। गैजेट के साथ बच्चे ज़्यादा जुड़े हैं, और बच्चे हैं ना जो मिट्टी में पहले खेलते थे ना वो बंद कर दिया है मिट्टी में खेलना। काफ़ी टाइम अभी जो आजकल की यंग जनरेशन्स है वो लोग बच्चों को मिट्टी में नहीं जाने देते कि बच्चा डर्टी हो जाएगा। जी, जी, जी। तो और इसको हमारा अपना बचपन तो कबड्डी और मिट्टी में फुटबॉल, करेक्ट, कुश्ती खेल के ही लड़के पैदा। करेक्ट। तो मैं अपना बचपन बोलूँ तो हम मोस्टली मिट्टी में ही खेले हैं। हाँ, मैं भी वही करता था। और आजकल सबको ऐसा लगता है कि बच्चे को जितना क्लीन एनवायरनमेंट में जी, रखा जी, जी। तो उतना बच्चा कम बीमार पड़ेगा, लेकिन ये गलत बात है। बच्चे को एटलीस्ट दिन में 20 to 30 मिनट मिट्टी में खेलने देना चाहिए। उसमें 2 फायदे, एक तो सनलाइट भी मिलेगा उनको और जमीन के साथ भी जुड़ा रहेगा। अभी क्या हो रहा है, सारे बच्चे गैजेट्स में हैं, तो ना ही उनको सनलाइट मिल रहा है, ना ही उसको मिट्टी का एक्सपोज़र मिल रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी था, और हमने देखा कि जो एलर्जी का जी। बढ़ रहा है बच्चों में, उसका एक रीज़न ये है। तो हमने काफ़ी सारी मदर्स को बोला हमारे पास कि इनको आप बाहर भेजो ना, तो वो बोलते कि हम कहाँ पे लेके जाएँ, हम तो फ्लैट में रहते हैं, हमारे पास कोई आजू-बाजू वाला वो भी नहीं है। तो मैं बोला एक ठीक है, एक काम करो, आपका गाँव है? तो बोला हाँ, गाँव है। तो एटलीस्ट 10 साल में 2 बार आपके बच्चे को गाँव लेके जाओ, और गाँव में जो भी भैंस नहीं, है, नहीं, जो आजकल तो डॉक्टर एनिमल है। साहब बीच में रोक रहा हूँ आपको, आजकल तो सूरत में भी सारे जो बिल्डिंगें बन रही है, जी। उसमें गार्डन और कैंपस में तो थोड़ा-थोड़ा गार्डन रहने लगा है। जी। तो मैं वही बोलता हूँ कि आप जितना हो सके उतना उनको मिट्टी के साथ मिट्टी में। जुड़ने जी, जी। दीजिए, तो उससे उतना इम्यूनिटी बढ़ता है। अच्छा।
स्पेसिफिक खाली मैं पूछना चाहता हूँ कि जो कोविड-19 की जो वैक्सीन हमने जी। 1, 2, 3 लगाई, बूस्टर डोज भी लगाया, जी उसके लगे लोग कहते रहते हैं अलग-अलग चीज़। जी। तो वो क्या अच्छा था, फ़ायदेदार था, गलत था या उसके कुछ ऐसा साइड इफ़ेक्ट था, कुछ था, उसके जी। बारे में थोड़ा-सा जानना जी, मैं वही बता रहा था कि वैक्सीन नीडेड थी और कोरोना की जो वैक्सीन थी ना, वो बेसिकली हम सबके लिए ज़रूरी थी। अगर वैक्सीन नहीं होती ना, तो ये जो डेथ रेट था, वो काफ़ी आगे जा सकता ओह! था। और मेन प्रॉब्लम ऐसे ही हुआ कि वैक्सीन के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि सीडीसी की वेबसाइट पे 100 ऐसे ग्रुप है, उसका नाम भी लिखा है कि जो पूरा दिन वैक्सीन के लिए गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करे। उसका ओह! एक मोटो है कि वैक्सीन के बारे में हमें गलत स्प्रेड करना है। मैं आपको एक जस्ट छोटा एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक एनजीओ में लेक्चर था वैक्सीन अवेयरनेस के ऊपर कि आप वैक्सीन ले लो, क्योंकि लोग नहीं लगा रहे थे। जी, तो 1-2 बंदे ने मेरा बहुत इंसल्ट किया कि आप गलत स्प्रेड करो इन्फॉर्मेशन, वैक्सीन तो फ़ायदा नहीं करती है। जी, तो मैंने उनको बोला तू आज ज़िंदा इसलिए है क्योंकि बचपन में तूने पोलियो लिया था, जी, जी, बचपन में तूने एमएमआर लिया था, जी, बचपन में जी, तूने ये लिया मीज़ल्स का लिया था, जी, जी। स्मॉल पॉक्स का लिया था, इसलिए तू ज़िंदा है अभी। अभी वही चीज़ का तू वो कर रहा है। तो मेन प्रॉब्लम ऐसा था कि इसमें भी गलत इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी। वैक्सीन के 0.1% जितना साइड इफ़ेक्ट था। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी हाँ, नहीं है कि थोड़ा वो तो रहने वाला ही है। थोड़ा तो रहने वाला है। तो इसको थोड़ा बढ़ा-चढ़ा के जी। फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया था। डॉक्टर साहब ना ये इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है और इस हेक्टिक शेड्यूल के दौरान आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं? जी। तो जैसे मुझे इतना समझ में आया कि अगर मैं फिट रहूँगा, तो ही मैं दूसरे को ट्रीटमेंट कर पाऊँगा। तो मेरा प्राइमरी मोटो यही था कि मेरा अपना फिटनेस अच्छा होना चाहिए। 2-3 चीज़ ऐसी है कि जो मैं हर रोज़ करता हूँ, उसमें एक चीज़ है सूर्य नमस्कार। तो डेली में एटलीस्ट 10 सूर्य नमस्कार करता हूँ एज़ अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज़ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा चीज़ मैं विपासना में बहुत मानता हूँ अरे वाह! और मैं डेली 2 घंटे विपासना करता हूँ, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा इवनिंग में। तो ये पर्सनली सारे शेड्यूल में से इसमें मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। क्या बात है! मतलब आप इतने हेक्टिक शेड्यूल में यस, 2 घंटे का विपासना और साथ में यस। एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालते हैं। और साल में 1 बार मैं 10 दिन के लिए विपासना जाता हूँ। क्या बात है! बहुत तभी अच्छा। 10 दिन मेरा कुछ कॉन्टैक्ट नहीं रहता है और ये मेरे लिए एक काइंड ऑफ रिचार्ज है जी, और जी। इससे मेरे को ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि मुझे कौन-सी डायरेक्शन में जाना है, मुझे कैसा काम करना है। तो ये 2-3 देखिए, चीज़ ये बहुत सीखने की चीज़ है सबके लिए जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनके लिए भी और बच्चों के लिए भी। लोग जनरली ना टाइम का बहाना बना कर के बोलते रहते हैं। तो अगर आप ठान लो और स्वस्थ रहना है आपको, जी, तो टाइम का तो कोई लिमिट है नहीं, आप यू कैन स्पेयर टाइम फॉर योर हेल्थ और एब्सोल्यूटली। अगर अपने हेल्थ के लिए, स्वस्थ रहने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो फिर तो जीवन बेकार है ना। डॉक्टर साहब ये ना आजकल ये गूगल और इन सब का ज़माना है, तो मैंने आजकल देखा ना बहुत सारे लोग कुछ भी होता है ना तो तुरंत चैट जीपीटी पे जाते हैं। अब तो नया एआई आने वाला है, उसको भी पूछ लेंगे मैं बीमार हूँ, मेरे को सर्दी-जुकाम हो रहा है कि क्या लगता है आपको क्या हो रहा है? तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बात में? तो हम क्या करते हैं कि काफ़ी टाइम पेशेंट हमारे पास आता है, जी, जी। ऑलरेडी वो रिपोर्ट अपने आप करवा लेते हैं और उनका इंटरप्रिटेशन चैट जीपीटी से लेके आते हैं कि सर इतना-इतना मेरे को पॉसिबिलिटी है, आप मेरे को बताइए कि इसमें से क्या हो सकता है। तो काइंड ऑफ हमारे वाइवा भी लेते हैं वो लोग जी, जी। कि सर आप बताइए इसके कारण क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है। तो ये थोड़ा नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है खास करके यंगस्टर्स में। तो मैं इतना बताऊंगा कि एक जो सुपर स्पेशलिस्ट ट्रेन होता है ना उसमें टोटल 10 साल लगते हैं। तो 10 साल के हार्डवर्क के बाद वो सुपर स्पेशलिस्ट आता है। उसने इतनी किताबें पढ़ी है, प्रैक्टिकल तजुर्बा लिया है, उसके बाद वो कुछ ओपिनियन बता पाएगा। अभी दिक्कत क्या है कि चैट जीपीटी विद इन फ्यू सेकंड्स में उसके डेटाबेस से इंफॉर्मेशन निकाल के अपने को दे देगा। दूसरी में ये आपने टॉपिक बहुत अच्छा रेज किया है क्योंकि क्या होता है कि अपने हेल्थ के बारे में हम जब गूगल पे सर्च करते हैं ना तो इनिशियल जो वेबसाइट आती है ना वो सब पेड एडवर्टाइजमेंट वाली आती है। उसमें ट्रू इन्फॉर्मेशन बहुत कम होती है, उसमें थोड़ा रफ और फालतू इन्फॉर्मेशन ज्यादा रहती है। तो हम लोग कॉमनली ऐसे ही बोलते हैं कि जब भी आपको दिक्कत आती है ना तो आप रूटीनली गूगल या चैट जीपीटी पे मत सर्च करो, उसके ऊपर आपको गलत रास्ता मिलेगा। एक पेशेंट मेरे पास जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि सर मेरे को कैंसर है। तो आपको कैसे पता चला? मेरा सीआरपी हाई है और गूगल ने बताया सीआरपी हाई कैंसर में आता है, मेरे को पेट स्कैन करवाना है। तो आप स्कैन का एक चिट्ठी बना दो। तो मैंने बोला देखो मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा, आप मेरे को पूरा हिस्ट्री बताओ, आप सिम्टम बताओ, मैं आपको थोड़ा स्टडी करूंगा, अगर जरूर होगा तो करेंगे। तो अभी ये बहुत दिक्कत आ रही है। डॉक्टर साहब ना मैं बहुत अच्छा रहा आपके साथ, इतना बढ़िया सेशन रहा और
मुझे विश्वास है लोगों को कोविड-19 के बारे में जो कुछ भी भ्रांतियां होंगी पता चला होगा, समझ में आया होगा। लेकिन एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है मेडिकल के लिए, जो भगवान डॉक्टर भगवान होता है, ठीक है। और हम जब एक हॉस्पिटल में जाते हैं, और आई एम नॉट सेइंग कि 100%, क्योंकि मैं जैसे आप मेरे मित्र हो, मैं अपने मित्र हैं, मेरे डॉक्टर हैं, मैं ब्लाइंड जाता हूँ और आज तक वो सज्जन है और इतना बढ़िया इलाज करते हैं। क्योंकि मैं ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ, वो पैसे के लिए नहीं भागते आप जैसे लोग, वो सेवा में विश्वास रखते हैं। बट फिर भी ना इस फर्टिलिटी में कभी कभी ना कुछ लोग, जैसे अभी ये अपने यहाँ सूरत में आनंद के अहमदाबाद के पास जो हुआ था, जी प्रधानमंत्री योजना में मिसयूज होकर के जिसको स्टंट नहीं लगना उसको लगा दी। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए आपकी कोई ऐसी कमेटी या कोई मेडिकल एसोसिएशन का कुछ है कि कुछ इस तरह के सेमिनार्स आयोजन करने चाहिए और इस तरह के लोगों को बाइकाट करना चाहिए कि मतलब, क्योंकि देखो आदमी जब ना आपके पास जाता है ना तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप मान के जाता है कि ये भगवान है और जो आप कहते हो सब कुछ मानता है। तो जब इस तरह के छोटे छोटे केसेस होते हैं ना तो लोगों का विश्वास बड़ा डगमगा जाता है। तो क्या कुछ करेंगे, आप लोग कुछ करते हैं या करना चाहिए क्या? आपने बहुत सही टॉपिक छेड़ा है। नॉर्मली कोई भी पेशेंट हमारे पास सिम्टम लेके आता है तो हमारे माइंड में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो क्या होती है कि अगर मेरे से अच्छा नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन मेरे से बुरा नहीं होना चाहिए। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पता है और मुझे ये भी पता है कि मुझे इसका ट्रीटमेंट आता है और मैं ये ट्रीटमेंट करूंगा। अगर मुझे नहीं आता है तो मुझे रेफर करना बहुत जरूरी है कि अच्छा आपको सिम्टम ये फील के लग रहा है, आप इनके पास जाइए तो आपको बेनिफिट मिलेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा सारवार। जब ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है तभी सबसे ज्यादा बेनिफिट पेशेंट को मिलता है और ये एज अ डॉक्टर हम अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी बात रही ये जो आपने घटना डिस्क्राइब की अहमदाबाद में जो भी हुआ, और ऐसे बीच बीच में काफी इंसिडेंट्स होता रहता है, तो ये हमारे लिए बहुत दुख वाली बात है। इससे क्या होता है कि कोई भी पेशेंट का ट्रस्ट ब्रेक होता है कि उनको हेल्थ केयर के ऊपर एक ट्रस्ट था और हम ऐसा मानते हैं कि जो भी ये ट्रस्ट ब्रेक करते हैं उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और हमारी जो संस्था है IMA है और जो भी जुडिशरी सिस्टम है वो इसके ऊपर बहुत एक्टिवली काम भी करते हैं और हम उनके साथ कम्युनिकेशन में रहते भी हैं। वो बार बार गाइडलाइन हमें भेजते रहते हैं कि देखो आपको इतना अलाउड है, इतना अलाउड नहीं है, तो हम उसके गाइडलाइन को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं और जो नहीं फॉलो करते उनको डेफिनेटली पनिशमेंट मिलता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने इतना सारा मतलब नॉलेज दिया और अपने इस बिजी शेड्यूल से बहुमूल्य समय निकाल के दिया। लेकिन ना देखिए, मैं आप एक डॉक्टर हैं और सौराष्ट्र से हैं और जाते जाते ना मेरे मन में था कि मैं कुछ थोड़ा ना, क्योंकि मैं भी बहुत जुड़ा हूँ सौराष्ट्र से, तो मैं अदर देन कोविड और मतलब एज ए डॉक्टर प्रतीक सावज के अलावा मैंने को कहता हूँ डॉक्टर तो हो तो आप लोगों जैसा हो, आप जैसा हो। और साथ में ना अगर भारत में फैमिली वैल्यूज, एक दूसरे के साथ काम करना, एक दूसरे के साथ ट्रस्ट कैसे रहना, और अपने जो पुरानी सभ्यता थी ना, अगर उसको जिंदा रखने में अगर पूरे भारत में जो सबसे अग्रणी समाज है ना, वो आज है आपका। जो सब बच्चों को बोलता हूँ, लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी है, ये है, मैंने बोला सीखो। आज मैं देखता हूँ ना 22-22 साल का बच्चा जिस हिसाब से 12-12 घंटे काम करता है, आप जिस हिसाब से आपने बोला दादाजी आपके साथ रहते हैं, आप भाई के साथ, भतीजे के साथ, माता पिता के साथ 20-20, 22-22, 25-25 के परिवार में साथ रहते हैं, जो हमारी पुरानी भारत की एक सभ्यता थी और वैल्यू थी, उसको आज भी अगर किसी ने जिंदा रखा है ना तो आपके समाज ने जिंदा रखा है। मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, लोगों को बोलता हूँ कि कुछ सीखना है ना तो आप काठियावाड़ी समाज से सीखिए। आज भी इस युग में जहां लोग बोलते हैं ना कि एकल फैमिली का टाइम आ गया, आज इस एकल फैमिली के युग में भी अगर 20-22 लोग साथ में रहते हैं, साथ में बिजनेस करते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट रखते हैं, तो सैल्यूट टू थैंक यू सौराष्ट्र एंड समाज। और प्रतीक सावत जी, आपका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। फिर मिलते रहेंगे और इस एपिसोड के बाद जो लोगों को खुशी मिलेगी वो तो मैं उसको बयान नहीं कर सकता। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। थैंक यू। जय गुजरात। जय गुजरात।